कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत ही पावरफुल, एकदम अत्याधुनिक रेसिंग कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। और स्पीडोमीटर एकदम 200 पार कर रहा है। हाँ बिल्कुल, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर। खिड़की के बाहर के नज़ारे एकदम धुंधले हो गए हैं, इंजन दहाड़ रहा है और मतलब हमें पूरी तरह से ही यकीन है कि हम इस कार के मास्टर हैं। एक तरह का गुरूर होता है उस वक्त, है ना? बिल्कुल, हमें लगता है हर मोड़, हर ब्रेक हमारे कंट्रोल में है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और वो असलियत काफी डरावनी भी हो सकती है। सही कहा। असलियत ये है कि कोई और ही है जो चुपचाप डैशबोर्ड के नीचे बैठा है और रेस के असली पैडल, मेरा मतलब है ब्रेक और एक्सेलरेटर, वो अपने हिसाब से दबा रहा है। और हम सिर्फ मुसाफिर हैं जो ये भ्रम पाले हुए हैं कि स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। वही तो, आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी भ्रम के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। आज हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सेल्स साइकोलॉजी की दुनिया के कुछ बहुत ही बेहतरीन अध्ययन हैं। हाँ, जैसे कि मार्क डगलस, जैरेड टेंडलर और ब्रेट स्टीनबागर जैसे दिग्गजों का काम। बिल्कुल, और इन सबको जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो सच ये है कि जब भी बड़े आर्थिक फैसले लेने की बात आती है तो हमारी असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती। नहीं, किसी जिद्दी ग्राहक से होती है। सही बात है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने खुद के दिमाग से होती है। और मजे की बात यह है कि ये दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब चाहे कोई इंसान 6 स्क्रीन्स के सामने बैठा एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर हो जो हर दिन लाखों का दांव लगा रहा हो, या फिर कोई सीनियर सेल्स पर्सन जो किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम में कोई डील क्लोज कर रहा हो। हाँ, दोनों ही जगह फैसले वैसे नहीं लिए जाते जैसे हमें स्कूलों या सेमिनारों में सिखाया जाता है। कोई भी फैसला सिर्फ स्प्रेडशीट के डेटा या ठंडे लॉजिक से तय नहीं होता। तो फिर फैसले ले कौन रहा है? मतलब जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो अंदर क्या चल रहा होता है, काम कैसे करता है? सेल्स साइकोलॉजी के अध्ययन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर हम इंसान के दिमाग को देखें तो इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, सबसे गहरा और पुराना हिस्सा है रेप्टिलियन दिमाग। ये लाखों साल पुराना और इसका सिर्फ एक ही काम है, सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहना और खतरे से बचना। ओके, और बाकी दो? इसके ऊपर है लिम्बिक सिस्टम जो हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है, और सबसे आखिर में बाहरी परत है नियोकॉर्टेक्स। ये नया हिस्सा है जो लॉजिक, गणित और तर्क समझता है। तो जब हमारे सामने कोई डेटा आता है तो क्या होता है? जानकारी सबसे पहले रेप्टिलियन और लिम्बिक दिमाग से होकर गुजरती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे लगभग 90% फैसले यही 2 पुराने हिस्से लेते हैं। अरे वाह, 90%! बिल्कुल, हम भावनाओं से खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं और उसके बाद हमारा नियोकॉर्टेक्स उस फैसले को सही ठहराने के लिए लॉजिक ढूंढता है। एक मिनट, यहां मुझे एक सवाल पूछना है। अगर हमारे 90% फैसले भावनाओं और सर्वाइवल पर आधारित हैं, तो क्या लोग जो सालों तक टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, क्या वो सब बेकार है? बेकार नहीं है। मतलब चार्ट पैटर्न्स पढ़ना, सेल्स की रणनीतियां बनाना, क्या ये सिर्फ समय की बर्बादी है? नहीं, आप इसे एक बेहतरीन जीपीएस की तरह देखिए। नक्शा आपको सही रास्ता दिखाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पैनिक में है या गुस्से में है, तो दुनिया का कोई भी नक्शा उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। सही कहा। जब मार्केट गिरता है तो नक्शा कौन देखता है? बिल्कुल, दबाव के समय रेप्टिलियन दिमाग नियंत्रण ले लेता है। उसे लगता है जानलेवा खतरा सामने है, तब सारी रणनीतियां खिड़की के बाहर चली जाती हैं। ब्रेट स्टीनबागर ने शायद इसी के बारे में कुछ कहा था ना? हाँ, उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने आप को ट्रेड करते हैं। क्या बात है, बहुत ही गहरी लाइन है। मतलब हर ट्रेड असल में एक आईना है। बिल्कुल, जिसमें आपकी खुद की असुरक्षाएं और डर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक शांति है, लॉजिक काम करता है। आग लगते ही भावनाएं बॉस बन जाती हैं। लेकिन कोई जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करेगा? यही तो सर्वाइवल दिमाग का धोखा है। इसे समझने के लिए जैरेड टेंडलर का टिल्ट कॉन्सेप्ट देखना होगा। टिल्ट? ये तो शायद पोकर का शब्द है ना? हाँ, लेकिन टेंडलर ने इसे ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए डिकोड किया है। टिल्ट दिमाग की वो स्थिति है जहां भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि इंसान तार्किक रूप से अंधा हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं क्या? कई प्रकार हैं, जैसे रिवेंज टिल्ट या बदला लेने की भावना। मान लीजिए किसी को सुबह बड़ा नुकसान हुआ, तो लॉजिक कहेगा कि स्क्रीन बंद कर दो। हाँ, लेकिन रिवेंज टिल्ट में उसका सर्वाइवल,
दिमाग कहता है मुझे अपना पैसा अभी वापस चाहिए, और वो तुरंत एक और बड़ा ट्रेड लेकर नुकसान दुगना कर बैठता है। अरे बाप रे। और कौन से टिल्ट होते हैं? एक होता है ग्रीड टिल्ट, यानी लालच। लगातार जीतने पर इंसान खुद को अजेय समझने लगता है। और सबसे खतरनाक है ईगो टिल्ट, ये जिद कि मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट ही गलत है। ये तो अपने ही बुने जाल में फंसने वाली बात हो गई। और मैंने स्रोतों में लॉस अवर्जन के बारे में भी पढ़ा था। जब स्टॉक गिर रहा होता है तो दिमाग हमें सच्चाई नहीं बताता। बिल्कुल, उसे चीखना चाहिए कि अपना नुकसान बुक करो, लेकिन दर्द से बचने के लिए दिमाग झूठ बोलता है, बस थोड़ा और रुक जाओ, ये ऊपर आएगा। ये तो ऐसा है जैसे दिमाग शॉक में चला गया हो ताकि दर्द ना हो। एकदम सही। और सेल्स में भी यही होता है, स्कैर्सिटी और फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल करके। हाँ, वो सिर्फ एक आइटम बचा है वाले ऑफर्स। हाँ, वहां तार्किक दिमाग सोच ही नहीं पाता, सर्वाइवल दिमाग पैनिक में बाय नाउ बटन दबा देता है। यहाँ पर मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या हमारा शरीर सचमुच एक लाल कैंडलस्टिक को या क्लाइंट के ना बोलने को असली शेर के हमले की तरह देखता है? न्यूरोलॉजी के स्तर पर 100% हाँ। मतलब वो पुराना फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है? बिल्कुल। दिमाग के उस आदिम हिस्से को नहीं पता कि सामने जंगली जानवर है या बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। खतरा मतलब खतरा। तो शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते होंगे, सांसें तेज हो जाना, पसीना आना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रिगर स्क्रीन पर नहीं होते, ये हमारे अंदर दबे होते हैं। अंदर दबे होते हैं, मतलब खतरे बाहर नहीं है। ट्रिगर बाहर से आता है, लेकिन धमाका अंदर होता है। अगर किसी में बचपन से पीछे रह जाने का डर है, तो वो मार्केट में हमेशा फोमो का शिकार होगा। तो ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हम हर ट्रेड के साथ अपनी पहचान दांव पर लगा रहे हैं। ब्रेट स्टीनबार्गर अपने नवे लेसन में इसी पहचान के जाल की बात करते हैं। लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते, वे अपने अंदर का खालीपन भरने आते हैं, दुनिया को साबित करने के लिए कि वो स्मार्ट है। हाँ, तो जब ट्रेड गलत होता है तो दर्द कुछ पैसों का नहीं होता, वो उनकी कीमत पर हमला होता है। हार एक व्यक्तिगत अपमान बन जाती है। जारेड टेंडलर का A to C थिंकिंग मॉडल भी यही कहता है ना? बिल्कुल। ए है घटना, जैसे स्टॉक गिरना। सी है हमारा रिएक्शन, जैसे कीबोर्ड तोड़ना। हम सोचते हैं ए से सी हुआ, लेकिन बीच में एक अदृश्य बी होता है। हाँ, बी माने हमारी मान्यताएं और बायसेस। घटना पहले उस बी फिल्टर से गुजरती है। मतलब अगर एक सेल्स पर्सन की मान्यता ये है कि रिजेक्शन का मतलब वो नाकाम है, तो वो ना सुनकर पैनिक कर जाएगा। एकदम सही। इसी वजह से सेल्स वाले कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि हर ग्राहक खुद को हीरो मानता है। अगर सेल्स वाला अपना ईगो दिखाने लगे तो दो हीरो एक कहानी में फिट नहीं हो सकते। बिल्कुल, डील कभी क्लोज नहीं होगी। तो इन सब बातों का असल में मतलब क्या है? क्या अनजाने में लोग मार्केट का इस्तेमाल अपनी बचपन की असुरक्षाओं को ठीक करने के लिए एक सस्ती थेरेपी की तरह कर रहे हैं? मनोविज्ञान के नजरिए से ये एक कड़वी सच्चाई है। लोग मार्केट को अपनी भावनाएं सुलझाने का अखाड़ा बना लेते हैं, और बिल भरते हैं भारी नुकसान के रूप में। हाँ, जब तक लोग अपनी पहचान को फैसलों के नतीजों से अलग नहीं करते, तब तक ट्रेडिंग मानसिक टॉर्चर बनी रहेगी। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि असली दुश्मन अंदर बैठा सर्वाइवल दिमाग और ईगो है, तो इसे ठीक कैसे करें? मतलब हम दिमाग का वो हिस्सा काट कर बाहर तो नहीं निकाल सकते? नहीं, प्रकृति से लड़ना नहीं है, उसके साथ काम करना है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन इसका बहुत अच्छा रास्ता दिखाती है। जोन में होने का क्या मतलब है यहाँ? जोन में होने का मतलब है मार्केट की हर घटना को सिर्फ एक संभावना मानना। कुछ भी हो सकता है। मतलब 100% सही होने का दबाव हटा देना। बिल्कुल। जैसे सिक्का उछालना। अगर आप जानते हैं कि संभावना आपके पक्ष में है, तो आप एक बार हारने पर रोते नहीं हैं। बस सिक्का उछालते रहते हैं। हाँ, जब इंसान मान लेता है कि नतीजा रैंडम हो सकता है, तो वो मानसिक दबाव से मुक्त हो जाता है। और दबाव नापने के लिए टेंडलर का अराउजल मीटर भी कमाल का टूल है। भावनाओं को 1 से 10 के स्केल पे नापना। हाँ, 1 या 2 का मतलब आप सुस्त हैं, 8 या 9 मतलब पैनिक। लक्ष्य 4 से 6 के बीच रहना है। और अगर कांटा 8 की तरफ भागे तो टेंडलर इंजेक्टिंग लॉजिक की सलाह देते हैं। वो कैसे? जानबूझकर खुद को याद दिलाना कि मैं प्रोफेशनल हूँ, जुआरी नहीं, या एक ट्रेड से मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगी। और स्टीनबार्गर का वो 3 से 5 सेकंड का पॉज वाला तरीका भी तो है। हाँ, वो ब्रेक भावनात्मक और तार्किक दिमाग के बीच दीवार का काम करता है। सेल्स में भी जब ग्राहक ना कहे तो बहस मत करो, मिररिंग करो। मतलब एक पॉज लो
और ग्राहक की बात सहानुभूति से दोहराओ, ईगो को साइड में रखकर। बिल्कुल। लेकिन सुनिए, एक प्रैक्टिकल समस्या है। ये सब जिम जाने जैसा है। कैसे? हम आज वजन उठाते हैं ताकि आगे मजबूती मिले, लेकिन जब भावनाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हों, दिल धड़क रहा हो, बड़ा नुकसान दिख रहा हो, तो अचानक 3 सेकंड का ब्रेक कैसे लें? हाँ, उस रफ्तार में ब्रेक लगाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए असली काम क्रैश होने से पहले करना होता है। मतलब पहले से तैयारी? बिल्कुल। स्रोत प्री ट्रेड मेंटल चेक इन की बात करते हैं। स्क्रीन खोलने से पहले 5 मिनट खुद से पूछें, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं गुस्से में हूँ? और वो जर्नलिंग वाली तकनीक भी तो है। हाँ, मेंटल हैंड हिस्ट्री। हर बड़े फैसले के बाद लिखना कि फैसला लॉजिक से लिया था या डर से। तो जब हम ये रोज करते हैं तो दिमाग की मसल मेमोरी बन जाती है। एकदम सही। फिर पैनिक में वो 3 सेकंड का ब्रेक खुद ब खुद लग जाता है। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें, तो साफ है कि चाहे कोई सबसे अच्छा चार्ट रीडर हो या सेल्स का महारथी, बाहरी ज्ञान बेकार है अगर अंदर का सिस्टम समझ में ना आए। हाँ, सफलता मार्केट या ग्राहक को हराने में नहीं है। असली सफलता अपने खुद के दिमाग के उस रेप्टिलियन हिस्से को पहचानने में है। और जैसा हमारे अध्ययनों का सार है, नियंत्रण लक्ष्य नहीं है, जागरूकता लक्ष्य है। बिल्कुल। डर लालच तो आएंगे ही। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। ताकि वे हमारे फैसले हाईजैक ना कर सके। वे कार में बैठे पर स्टीयरिंग को हाथ ना लगाएं। बहुत खूब कहा। तो अगली बार जब जिंदगी में, चाहे स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस, कोई जल्दबाजी भरा फैसला लेने का मन करे, तो एक पल रुकिए। और खुद से एक सवाल पूछिए। बिल्कुल, क्या ये फैसला आज का समझदार इंसान ले रहा है, या अतीत का कोई डरा हुआ हिस्सा जो सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है? शायद सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी सवाल के जवाब में छिपा है। क्या बात है, बहुत ही शानदार विचार। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।